दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स मेरे यानी पुनीत के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका साथी और आपका हमसफर। रात के ठीक 9 बजते ही रेडियो उड़ान पर हम प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स लेकर आपके लिए हाजिर हैं, जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ कुछ नए नए सेगमेंट्स भी टाइम टू टाइम हम आपके लिए लाते रहते हैं। और इस हफ्ते से हम अपने और ओपिनियन यानी हमारी राय सेगमेंट को पॉज कर रहे हैं और एक नया सेगमेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं, लाइफ विदाउट साइड। इस सेगमेंट में हम हर हफ्ते एक ऑडियो सुनेंगे और इसके साथ साथ जॉब अलर्ट्स तो आज के प्रोग्राम में होंगी ही। आप हमारे प्रोग्राम्स रेडियो उड़ान की ऑफिशियल ऐप्स जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल हैं भी सुन सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पर भी डायरेक्ट प्ले बटन प्रेस करके भी आप हमारे सभी प्रोग्राम्स का आनंद उठा सकते हैं। और इसके साथ ही थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स यानी गूगल मीट, एलेक्सा, ट्यून इन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी रेडियो उड़ान अवेलेबल है। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऑनलाइन रेडियोज वेबकास्ट करने वाली ऐप्स पर भी आप रेडियो उड़ान को सुन सकते हैं। बहरहाल आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान, और रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए www.youtube.com/रेडियो उड़ान। तो ये थी कुछ बातें जो हमने आपसे की। ठंड अब कम हो रही है, लेकिन अभी कुछ ठंड बाकी है। कोरोना धीरे धीरे जा रहा है। हम उम्मीद ये करते हैं कि अब कोरोना हम सबके बीच से निकल जाए। हालांकि अभी भी आप सबको चाहिए कि प्रिकॉशंस आप रखते रहें और सावधानियां बरतते रहें। हाँ, वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लीजिए, ये मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन आप ज़रूर करवाइए ताकि आप कोरोना से बचे रहें। और अगर आपको किसी भी वजह से कोविड का आप शिकार होते भी हैं तो आप सिक्योर रह सकें। बहरहाल चलिए अब प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में वक्त सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस का, इसके बाद प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाएंगे। आइए सबसे पहले सुने न्यूज़ हेडलाइंस। विशेष आवश्यकता वाले स्कूलों की ऑफलाइन कक्षाओं को फिर से शुरू करने की नीति का हो रहा है इंतजार। नई दिल्ली में विकलांग महिला और पब कर्मचारियों के बीच हुआ बवाल। पब में एंट्री को लेकर छिड़ी बहस। गोवा ने मतदान बुनियादी ढांचे को बढ़ाया। विकलांग लोगों के द्वारा प्रबंधित किए गए 8 पोलिंग बूथ्स। CSR के तहत 30 रेलवे स्टेशंस को बनाया जा रहा है विकलांगों के अनुकूल। 79 RTI में मिली एक कहानी। पता चला तमिलनाडु में कितने विकलांग लोगों के पास है ड्राइविंग लाइसेंस। गोवा के विकलांगता अधिकार समूह ड्रैग ने परिवहन और पंचायत मंत्री मोविन गुडिनो के खिलाफ दर्ज कराई है शिकायत। राजस्थान में निःशक्त जनों के लिए आला अधिकारी की नियुक्ति से छिड़ा विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए नौकरियों में आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज की। विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्गों ने कहा, सिर्फ पोलिंग बूथ ही नहीं, सभी जगहों को बनाए सुगम। डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन की ओर जाने से पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दीप स्तंभ मनोबल फाउंडेशन NGO 2005 से विजुअली चैलेंज्ड ऑर्फन्स, यूथ और ट्राइबल्स के लिए क्वालिटेटिव कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं deepstambhngo@gmail.com ईमेल ID पर। आप मिस्टर फैयाज अतर से फोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9657724559। मेरा नाम रिया है। मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में
मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का फिर से स्वागत। और सबसे पहले आइए चले डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की ओर। विशेष आवश्यकता वाले स्कूलों की ऑफलाइन कक्षाओं को फिर से शुरू करने की नीति का हो रहा है इंतजार। फ्रेंड्स, विशेष स्कूलों ने ऑफलाइन संचालन का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि ऑनलाइन स्कूली शिक्षा वास्तव में डिसेबल्ड बच्चों के लिए एक अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि इन बच्चों को विशेषज्ञ हस्तक्षेप की विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। फ्रेंड्स, ऑटिज्म से ग्रसित महज 8 साल के अर्चित राणे अब मोटापा, लगातार जलन और गुस्से जैसी कई समस्याओं से गुजर रहे हैं। अर्चित का सामना करने वाली शैक्षणिक और सामाजिक चुनौतियों में वृद्धि मुख्य रूप से इसलिए हुई है क्योंकि विशेष स्कूल, जिसमें ऑटिज्म से पीड़ित छात्रों के लिए एक समर्पित शिक्षण मॉड्यूल है, उसने अभी तक ऑफलाइन संचालन शुरू नहीं किया है। इतना ही नहीं, बल्कि राज्य भर में विशेष जरूरतों वाले सैकड़ों छात्र इसी तरह के मुद्दों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि सरकार विशेष स्कूलों पर स्पष्ट नीति नहीं ला रही है, जबकि नियमित स्कूलों को ऑफलाइन संचालन शुरू करने की अनुमति दी गई है। विशेष स्कूलों ने ऑफलाइन संचालन का मुद्दा उठाते हुए कहा है, ऑनलाइन शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए केवल एकेडमिक नुकसान से कहीं अधिक है। बहुत से लोग घर पर व्यवहार संबंधी मुद्दों के साथ साथ बढ़ती निर्भरता और अन्य मुद्दों का सामना कर रहे हैं, जिन्हें विशेष स्कूलों में पेशेवरों द्वारा वैज्ञानिक तरीकों से निपटाया गया था, जो घर पर संभव नहीं है। अर्चित की मां अंकिता राणे ने साझा किया कि मोहल्ले के अन्य बच्चे अर्चित के साथ ज्यादा नहीं खेलते हैं, जबकि उसके स्कूल में उसके अपने दोस्त थे। अर्चित की शारीरिक गतिविधि ऑफलाइन कक्षा के साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन अब ज्यादातर घर पे बैठ बैठकर उसका वजन काफी बढ़ने लगा है। महामारी के प्रकोप के कारण स्कूल बंद होने के बाद से उसकी प्रगति रुक गई है। हम माता पिता स्कूल द्वारा ऑनलाइन हस्तक्षेप के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक पेशेवर दृष्टिकोण की जरूरत है। वडाला की एक कामकाजी मां अंकिता का कहना है कि अगर स्कूल जारी रहता तो उनका बेटा पूरी तरह से अलग ही स्तर पर होता। कांजूर मार्ग के मुरकर परिवार में भी ऐसा ही कुछ हाल है। 13 साल के शुभम के व्यवहार में कई बदलाव दिख रहे हैं। उनकी मां सेजल, जो खुद एक कामकाजी महिला है, उन्होंने साझा किया कि शुभम को तेजी से गुस्सा आ रहा है। जब वो चिड़चिड़े मूड में होता है तो वो उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है जो हम स्कूल के ऑनलाइन मार्गदर्शन के अनुसार करने के लिए कहते हैं। वो घर पर रहना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो अपने स्कूल परिसर को याद करता है जहां वो स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता पिता के अनुसार
स्कूल उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये शिक्षा से परे हैं। ये स्कूल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसे बच्चों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करते हैं, विशेष बच्चों को बढ़ने में मदद करते हैं। विशेष बच्चों को बढ़ने में मदद करने के लिए स्कूलों के परिसर में विभिन्न प्रकार के उपचार, पेशेवर चिकित्सक हैं, और यही सारी चीजें हैं जो घर पर उपलब्ध नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर विशेष स्कूल भी शुरू करने के लिए सरकार से स्पष्टता मांग रहे हैं, क्योंकि वे अपने छात्रों पर ऑनलाइन स्कूली शिक्षा के अनचाहे प्रभाव देख सकते हैं। जय वकील फाउंडेशन की सीईओ अर्चना चंद्रा ने साझा किया कि ये बेहद ही हानिकारक है कि विकलांग बच्चों के लिए स्कूल अब भी बंद है। ऑनलाइन स्कूली शिक्षा एक अपर्याप्त विकल्प है, और हमने देखा है कि सामाजिक अलगाव ने अपना प्रभाव डाला है और बच्चों को उनके कार्यात्मक कौशल से कुत्सित व्यवहार और चिड़चिड़ापन ही सिखाया है। इसे जोड़ते हुए फियोनिका संघवी प्रिंसिपल SPJ साधना स्कूल ने कहा कि विशेष बच्चों के लिए स्कूल ही उनका जीवन होता है। हमारे छात्र फल फूल नहीं रहे हैं और उन्हें स्कूल में वापस आने की जरूरत है। नई दिल्ली में विकलांग महिला और पब कर्मचारियों के बीच हुआ बवाल, पब में एंट्री को लेकर छिड़ी बहस। फ्रेंड्स, नई दिल्ली की सृष्टि पांडे ने आरोप लगाया है कि गुरुग्राम के प्रमुख पब रास्ता के कर्मचारियों ने अन्य ग्राहकों को परेशानियों से दूर रखने के लिए सृष्टि को प्रवेश से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पब के मैनेजर का कहना है कि वो सुरक्षा कारणों से ऐसा कर रहे थे। आरोपों का जवाब देते हुए रास्ता के मैनेजर माधव सिंह चौहान ने बताया कि सृष्टि पांडे को कभी भी किसी सेवा से मनाही नहीं की गई थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा के कारणों से अंदर बैठने नहीं दिया जा सकता था। MA मनोविज्ञान की छात्रा सृष्टि पांडे ने बताया कि वो शुक्रवार रात 9 बजे अपने दोस्त और उसके परिवार के साथ पब गई थी, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। उन्होंने ट्वीट करके आरोप लगाते हुए कहा कि पब के फ्रंट डेस्क पर मौजूद व्यक्ति ने पहले तो उनकी पार्टी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और फिर उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। वे बताती है कि उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा कि ग्राहक परेशान हो जाएंगे और बस फिर हमें आसानी से प्रवेश वंचित कर दिया। मैं हैरान हूँ कि ये एक अजीबोगरीब फैंसी जगह की कर्मचारी की ओर से आया है। सृष्टि पांडे ने अपने ट्वीट अकाउंट पर तीखी प्रतिक्रिया लिखी है। हालांकि चौहान, जो घटना की रात सृष्टि पांडे से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि हम उसे अंदर नहीं जाने दे सकते थे क्योंकि बहुत भीड़ थी और लोग नाच रहे थे। ऐसे में एक व्हीलचेयर समस्या पैदा कर सकता है या उन्हें खुद को ही चोट पहुंच सकती थी, नुकसान हो सकता था। हमने सुरक्षा कारणों से उन्हें अनुमति नहीं दी, लेकिन कभी भी उन्हें सेवाओं से इनकार नहीं किया। इसके बाद चौहान द्वारा पांडे और उनकी पार्टी को बाहर बैठने के लिए एक अन्य कारण का हवाला दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा रास्ता पब विकलांग लोगों के अनुकूल जगह नहीं है। पब में जाने के 2 चरण हैं, जो इसे व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए दुर्गम बनाता है। इस पर सृष्टि पांडे ने अपनी ट्वीट में तीखा जवाब लिखा है और कहा है कि मेरा दिल टूट गया है। इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है। इस अनुभव ने मुझे अलग थलग महसूस करवाया है। क्या मुझे बाहर जाना बंद कर देना चाहिए? क्योंकि साफ तौर पर मैं दूसरों के साथ नहीं हूँ, क्योंकि मैं दूसरों के लिए परेशानी हूँ, क्योंकि उनका मूड जाहिर तौर पर मुझे देखकर बर्बाद हो जाता है। मेरा दिल टूट गया है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब सृष्टि का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में किसी कैफे या पब या रेस्तरां द्वारा स्वागत नहीं किया गया है। वे बताती है कि इस तरह की बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ पहले भी हो चुकी है। ये अलग अलग जगहों पर हुई है, जैसे कि स्कूल, कुछ कैफे जिनका मुझे नाम याद नहीं है, या फिर पब्स। ये ऐसा कुछ नहीं है जो पहली बार हो रहा है। आमतौर पर बहुत सारे भोजनालय पहले तो पहुंच के योग्य नहीं होते, बाद में वे सर्विस देने से मना कर देते हैं।
फ्रेंड्स, ये पूछे जाने पर कि क्या वो किसी कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही है, सृष्टि ने बताया कि इस पर उन्होंने अभी भी कुछ भी तय नहीं किया है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि आगे कैसे बढ़ना है। गोवा ने मतदान बुनियादी ढांचे को बढ़ाया। विकलांग लोगों के द्वारा प्रबंधित किए गए 8 पोलिंग बूथ्स। फ्रेंड्स, गोवा राज्य इस बार विधानसभा चुनाव बुजुर्गों और विकलांगों के लिए सुलभ बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। मतदान केंद्रों को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए हैंड रेल, व्हील चेयर, सुलभ शौचालय, ब्रेल बैलेट गाइड और टैक्टाइल फ्लोरिंग के साथ स्थायी रैंप बनाए गए थे। उत्तरी गोवा जिला सलाहकार बोर्ड में शामिल विशांत एस नागवेकर ने कहा, मैंने प्रस्तावित किया है कि हर चुनाव में लकड़ी के रैंप को फिट करने और हटाने के लिए पैसा खर्चा करने के बजाय स्थायी सुविधाओं को फिट किया जाए, जो कि बाकी पूरे साल लोगों द्वारा यूज की जा सके। कुछ मतदान केंद्रों पर ऐसा किया भी गया है। सुलभ चुनाव के लिए नोडल अधिकारी सुदेश गौड़े ने कहा कि इस चुनाव में 8 मतदान केंद्रों को पूरी तरह से विकलांग व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित किया गया, 5 उत्तरी गोवा में और 3 दक्षिणी गोवा में। पहली बार इनमें से कुछ केंद्रों जैसे गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी में पुराने शौचालयों पर रिनोवेशन का काम किया गया है और अन्य जैसे मापुसा ADEI और करसवाड़ा में सरकारी प्राथमिक विद्यालय के केंद्रों के लिए नया कंस्ट्रक्शन किया गया है। श्री नागवेकर ने कहा कि रैंप, व्हील चेयर के प्रवेश के लिए चौड़े दरवाजे, व्हील चेयर को मोड़ने के लिए एक विशाल आंतरिक सज्जा, ग्रैब बार, पश्चिमी शौचालय और ऐसे कई महत्वपूर्ण बदलाव पूरी इमारत में किए गए हैं। साथ ही बेंचमार्क विकलांगता और 80 से ज्यादा आयु के कई लोगों ने पिछले सप्ताह में पहली बार अपने घरों के आराम से मतदान करने के अवसर का लाभ उठाया। सांकेलिम के अक्षय मोहनदास भंगले, जो 100% दृष्टिबाधित है, उन्होंने कहा कि अगर ये कोविड नहीं होता तो वो 2017 की तरह आत्मविश्वास से मतदान केंद्र पर जाते। घर के डाक मतपत्र के द्वारा महामारी के दौरान उनके लिए मतदान करना सुरक्षित था। CSR के तहत 30 रेलवे स्टेशंस को बनाया जा रहा है विकलांगों के अनुकूल। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे आबादी वाला देश है और विभिन्न विकलांगों को मिलाकर यहाँ पर 21 मिलियन से भी अधिक लोगों का घर है। फ्रेंड्स, अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अनुप्रयास और समर्थन ट्रस्ट के साथ साझेदारी कर रहा है ताकि भारत में 30 रेलवे स्टेशंस को विकलांगों के अनुकूल बनाया जाए, सुलभ बनाया जा सके। दोस्तों, बैंक की सीइंग इज बिलीविंग नामक एक पहल है जिसके तहत परिहार्य अंधेपन और दृश्य हानि से लड़ने में मदद की जाती है। इसी योजना के तहत अब ये काम भी पूरा किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों, व्हील चेयर का उपयोग करने वाले लोगों और सुनने में अक्षम लोगों को यात्रा के दौरान दूसरों पर निर्भरता कम करके स्वतंत्र रूप से सम्मान के साथ यात्रा करने में सहायता देना है। आइए सुनते हैं कि इस डेवलपमेंट के तहत कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। प्लेटफॉर्म नंबर और सुविधाओं की पहचान करने के लिए प्लेटफॉर्म और रेलिंग पर ब्रेल संकेतों का मार्गदर्शन करना, पुरुष महिला शौचालय जैसी सुविधाओं के लिए ब्रेल सामान्य संकेत देना, कम दृष्टि वाले लोगों के लिए सीढ़ियों पर परावर्तक पट्टियां चिपकाना, स्टेशन का ब्रेल मानचित्र उपलब्ध कराना, पूछताछ काउंटरों पर ब्रेल सूचना पुस्तिकाएं प्रस्तुत करना, स्टेशन के बारे में सांकेतिक भाषा में वीडियो दिखाने के लिए QR कोड, दिव्यांग कोच में चढ़ने के लिए पोर्टेबल रैंप और व्हील चेयर। फ्रेंड्स, हालांकि ठाणे स्टेशन सबसे पहले तैयार होगा, लेकिन इन 30 रेलवे स्टेशंस पर 1 अप्रैल 2022 तक सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। इस परियोजना के तहत कवर किए जाने वाले कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशंस एग्मोर, चेन्नई, बांद्रा, अहमदाबाद, भोपाल, मथुरा, आगरा,
सिकंदराबाद और जयपुर हैं। भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला दूसरा देश है और विभिन्न विकलांगों के साथ 21 मिलियन से भी अधिक लोगों का घर है। इनमें से कई गरीब हाशिए के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं और अपने आवागमन के लिए रेलवे स्टेशनों सहित सार्वजनिक परिवहन पर अत्यधिक निर्भर है। रेलवे स्टेशन इन विकलांग यात्रियों के लिए एक प्रमुख आवागमन माध्यम के रूप में कार्य करते हैं, जो पूरे देश में और स्थानीय रूप से दैनिक आधार पर यात्रा करते हैं। फिर भी विकलांग लोगों को स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में सहायता करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर बेहतर सुविधाओं का अभाव है। इस पहल पर टिप्पणी करते हुए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भारत में स्थिरता के प्रमुख करुणा भाटिया ने कहा, विकलांग लोगों के लिए रेलवे स्टेशन को सुलभ बनाना एक समावेशी संगठन होने की दिशा में हमारी यात्रा में सकारात्मक कदम है। हम हमेशा वास्तविक बदलाव को प्रभावित करने की दिशा में काम करके बैंक के अच्छे ब्रांड वादे को जीवंत करने का प्रयास करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। हमारे सीइंग इज बिलीविंग पहल के तहत ये परियोजना विकलांग लोगों के लिए पहुंच बढ़ाने और बाधाओं को दूर करने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। फ्रेंड्स अनुप्रयास के संस्थापक पंचम काजला ने कहा है कि सार्वजनिक संस्थानों पर पहुंच समाज में विकलांग लोगों के लिए समावेश और समानता सुनिश्चित करना एक बुनियादी आवश्यकता है। हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को इस पहल के लिए धन्यवाद देते हैं, जो विकलांग लोगों के लिए सम्मान का समर्थन करता है और उनके लिए यात्रा को सुरक्षित बनाता है। विकलांगों के लिए समर्थनम ट्रस्ट के संस्थापक प्रबंधक ट्रस्टी महंतेश जी के ने कहा कि हम 16 राज्यों के 30 रेलवे स्टेशनों में विकलांग लोगों के लिए सुलभ रेलवे स्टेशन बनाने की पहल को लागू करने के लिए एनजीओ भागीदार के रूप में चुनने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को धन्यवाद देते हैं। भारत में ये समर्थन विकलांग लोगों को सुरक्षा और सम्मान के साथ स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में सक्षम बनाएगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे सुसज्जित स्टेशंस देखने के बाद और उपयोग में आने पर थोड़ी और जन जागृति हो सकेगी और भविष्य में अन्य स्टेशंस पर इस पहल का अनुकरण किया जाएगा। 79 RTI में मिली एक कहानी। पता चला तमिलनाडु में कितने विकलांग लोगों के पास है ड्राइविंग लाइसेंस। फ्रेंड्स, करपगम मद्रास उच्च न्यायालय की पहली नेत्रहीन महिला अधिवक्ता है। उन्होंने 79 RTI फाइल किए हैं, जिसमें से उन्हें पता चला है कि तमिलनाडु में कितने विकलांग लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है और इसमें क्या क्या मुश्किलें आती हैं। उन्होंने अपने विचार एक लेख में प्रकट किए हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या लिखा है। वैसे देखा जाए तो कार खरीदना और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना आसान है। एक ड्राइविंग स्कूल में जाओ, एक कार डीलर के पास जाओ, एक कार खरीदो और बस आपके पास एक कार है, इसे चलाने का लाइसेंस भी है। ज्यादा प्रयास नहीं और बिल्कुल कोई मानसिक पीड़ा नहीं। वास्तव में ये एक खुशी से भरा हुआ अनुभव है, लेकिन किसी विकलांग व्यक्ति के लिए ये चीज बिल्कुल अलग है। कार खरीदने की प्रक्रिया और अधिक विशेष रूप से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना एक थकाऊ और भावनात्मक रूप से बर्बाद कर देने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि भारत में सिस्टम असंवेदनशीलता और जागरूकता की कमी से भरा हुआ है। हाल ही में लोकोमोटर विकलांगता वाला एक व्यक्ति एक कार खरीदने और इसके लिए लाइसेंस प्राप्त करने गया, लेकिन उसे परिवहन कार्यालय से मेडिकल बोर्ड, कार डीलर से रेट्रोफिटिंग सेंटर में भेज दिया गया। उनकी कहानी सुनने के बाद इस विषय पर न्यूज आर्टिकल लिख रही एम करपगम के मन में इस पर अधिक काम करने का ख्याल आया। तमिलनाडु में विकलांग लोगों को जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस की स्थिति के बारे में सोचते हुए उन्होंने विभिन्न जिलों में फैले 89 आरटीओ को RTI आवेदन दायर किया। 2010 से अब तक विभिन्न विकलांग लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में जानकारी मांगने के लिए लगभग 12 प्रश्न भेजे गए। यकीन मानिए, जवाब चौंकाने वाले थे और ऐसे थे जिनसे एक खेदजनक स्थिति का खुलासा हो रहा था।
एम करपगम ने सभी आरटीओ को सवाल का एक ही सेट भेजा था, लेकिन 3 जिलों ने शुरू में जवाब दिया कि वे ये जानकारी नहीं दे सकते, जिस पर करपगम का कहना था कि ये तो कोई जानकारी नहीं थी जो वो देख रही थी, बल्कि वो तो कुछ सवाल पूछ रही थी। आरटीआई ने सूचना मांगने के लिए कोई प्रारूप निर्धारित नहीं किया है। इस बीच अन्य आरटीओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। एम करपगम ने 72 आरटीओ के उत्तरों को समेकित किया। प्रश्नों के उत्तर चौंकाने वाले विवरण प्रकट कर रहे थे। तमिलनाडु में लगभग 13.36 लाख विकलांग लोगों में से पिछले 10 वर्षों में केवल 488 लाइसेंस 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया मिलाकर जारी किए गए हैं। कुछ 4,889 अनुकूलित वाहनों को मंजूरी दी गई है, लेकिन केवल 488 लाइसेंसेस जारी किए गए हैं। तो शेष अनुकूलित वाहनों का क्या हुआ? क्या उन्हें बिना लाइसेंस के चलाया जा रहा है? ये एक जिले के आंकड़े होते तो समझ आता, लेकिन पूरे राज्य से आने वाली ये स्थिति खराब लगती है। करपगम कहती हैं कि जब विकलांग व्यक्ति के लाइसेंस की बात आती है तो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, कार डीलर, जिला चिकित्सा बोर्ड, रेट्रोफिटिंग केंद्र सभी एक जैसे पेश आते हैं। हालांकि इन दलों के बीच कोई समन्वय नहीं है और संचार का पूर्ण अभाव है। ड्राइविंग लाइसेंसेस जारी करने के बारे में आरटीओ अधिकारियों में विकलांग लोगों के बारे में जागरूकता का अभाव है। वास्तव में कोई आरटीओ अब भी ये नहीं जानते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों के कई सरकारी आदेशों से और पीडब्ल्यूडी को लाइसेंसेस जारी करने के निर्देशों के बाद से पीडब्ल्यूडी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पात्र है। विकलांगों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना एक असमंजस की स्थिति है। अब वे पहले कार ले, उसमें अनुकूलन करे या पहले चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए गाड़ी चलाने की अपनी क्षमता को प्रमाणित करे। विकलांग जनों को ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए परेशान किया जाता है। ये कोई सामान्य स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परेशान होने का डर भी विकलांग लोगों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने से रोक सकता है। फिर एक अन्य बात यह है कि डॉक्टरों के साथ एक मेडिकल बोर्ड जो ये प्रमाणित करता है कि विकलांग व्यक्ति वाहन चला सकता है या नहीं, यहाँ पर भी मारपीट आम बात है। जब विकलांग लोगों की बात आती है तो डॉक्टर मानवीय होना भूल जाते हैं। इस पर भी मानिए कि आरटीओ अधिकारी और मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर दोनों सार्वजनिक प्राधिकरण से होते हैं, लेकिन कार डीलर और रेट्रोफिटिंग केंद्र प्राइवेट प्लेयर्स है। अधिकांश कार डीलर्स को पता ही नहीं है कि तमिलनाडु में विकलांग व्यक्तियों के लिए 100% रोड टैक्स छूट है और 10% जीएसटी छूट है। हर बार उन्हें मनाने के लिए उन्हें सरकारी आदेश की प्रति दिखानी पड़ती है। सौभाग्य से पहले 5 वर्षों के लिए फास्ट टैग रियायतें ऑनलाइन लागू की जा सकती है। यदि कोई विकलांग व्यक्ति बिना किसी संशोधन या परिवर्तन के वाहन चला सकता है तो उसे ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना ही पड़ेगा। ऐसे परिवर्तन न केवल अनावश्यक और असुविधाजनक है, बल्कि उन्हें केवल अनुमोदित रेट्रोफिटिंग केंद्रों में ही किया जा सकता है। अब तमिलनाडु में केवल 2 ही रेट्रोफिटिंग केंद्र हैं, एक कोयम्बतूर में और दूसरा चेन्नई में। इसीलिए यदि कोई विकलांग व्यक्ति कन्याकुमारी में है तो उन्हें संशोधन करने और इसे प्रमाणित करने के लिए कोयम्बतूर जाना पड़ता है। अधिक रेट्रोफिटिंग केंद्रों की कमी के कारण बड़ी कठिनाई हो रही है। सरकार को विकलांग व्यक्तियों को लाइसेंसेस जारी करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया को रेखांकित करने वाले समेकित और व्यापक दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल बनाने चाहिए। दिव्यांग जनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंसेस के आवेदनों के बेहतर संस्करण के लिए अंतर विभागीय संचार और समन्वय होना चाहिए। प्रक्रिया में शामिल लोगों में जागरूकता और संवेदनशीलता होनी चाहिए ताकि विकलांग व्यक्तियों को परेशान न किया जा सके, उनके साथ भेदभाव न किया जाए और उनके साथ दुर्व्यवहार न हो। प्रक्रिया कम कठोर और परेशानी मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग विकलांग लोगों के जीवन में काफी स्वतंत्रता लेकर आता है। फ्रेंड्स, आपको फिर से एक बार याद दिला दे कि करपगम मद्रास उच्च न्यायालय की पहली नेत्रहीन महिला अधिवक्ता है और इस लेख में उन्हीं के विचार प्रकट किए गए हैं।
गोवा के विकलांगता अधिकार समूह ड्रैग ने परिवहन और पंचायत मंत्री मोविन गुडिनो के खिलाफ दर्ज कराई है शिकायत। दोस्तों, द डिसेबिलिटी राइट्स एसोसिएशन ऑफ गोवा ड्रैग ने पणजी पुलिस और मुख्य चुनाव अधिकारी के पास परिवहन और पंचायत मंत्री मोविन गुडिनो के खिलाफ विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का उपयोग करने के लिए शिकायत दर्ज की है। मंत्री के बयान की निंदा करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष एल्विनो डीसा ने कहा कि आज राजनेताओं के बीच ये एक फैशन बन चुका है कि वे अपने राजनीतिक विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए या अपने विकास का प्रदर्शन करने के लिए विकलांगता का उपयोग करें। इसे रोकना होगा और हमें विकलांग व्यक्तियों के प्रति सम्मान दिखाना होगा। एसोसिएशन ने अपनी शिकायत में कहा कि गुडिनो ने कहा है कि केवल एक अंधा और बहरा व्यक्ति ही ये कह सकता है कि कोई विकास नहीं हुआ है। इस पर एसोसिएशन ने कहा कि आज प्रौद्योगिकी की प्रगति के कारण दृष्टिबाधित लोग देख सकते हैं और सुनने में अक्षम लोग सुन सकते हैं। इसीलिए हमने मुख्य चुनाव अधिकारी गोवा और पणजी पुलिस के पास शिकायत दर्ज की है, क्योंकि ये विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 और आदर्श आचार संहिता की धारा 7 और 92 का उल्लंघन करती है। एसोसिएशन ने आगे कहा कि विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 25 वर्षों के बाद भी पंचायत और परिवहन कार्यालय और बसेस अभी भी विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है और मोटर वाहन अधिनियम 2018 अब भी गोवा में लागू नहीं है, जबकि लोग विकलांग हो गए हैं और आए दिन उनके जीवन में सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। डीसा ने पूछा है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी विकलांग जन गोवा में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मंत्री जी किस विकास की बात कर रहे हैं? एसोसिएशन ने विकलांग व्यक्तियों से अनुरोध किया है कि वे एक बेहतर और समावेशी गोवा के लिए मतदान करें। उन्होंने कहा कि गोवा में करीब 10,000 मतदाता विकलांग हैं। राजस्थान में निःशक्त जनों के लिए आला अधिकारी की नियुक्ति से छिड़ा विवाद। फ्रेंड्स, राजस्थान सरकार ने बुधवार को उमाशंकर शर्मा को विकलांग व्यक्तियों के लिए नया आयुक्त नियुक्त किया है, जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास 7 आपत्तियां उठाई गई हैं, जिनमें कहा गया है कि नियुक्ति विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 और राजस्थान के व्यक्तियों के अधिकार का उल्लंघन है। विकलांग नियमावली 2018 के साथ पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने राज्यपाल कलराज मिश्रा को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार राज्य निःशक्तता आयुक्त को निःशक्तता के क्षेत्र में वकालत एवं समाज सेवा में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव तथा विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास कार्य में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। हालांकि उनके मुताबिक नए कमिश्नर को ये अनुभव नहीं थे। नियमों के अनुसार कोई व्यक्ति राज्य आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होता जब तक कि उसके पास पुनर्वास से संबंधित मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव ना हो। 2 आवेदकों दिनेश कुमार उपाध्याय और रवि भटनागर और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ डेफ, आशा का झरना, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ द डिसेबल, फेडरेशन ऑफ डिसेबल राइट्स एंड एसोसिएशन ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स एंड पेरेंट्स ARPP के सहित 5 गैर सरकारी संगठनों द्वारा आपत्तियां उठाई गई हैं। श्री हेमंत भाई गोयल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिव्यांग अधिकार महासंघ, ने कहा कि प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आयुक्त के चयन के लिए एक खोज सह चयन समिति का गठन किया जाता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सचिव महिलाएं तथा बाल विकास विभाग को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। वे राज्य सरकार को 3 नामों का प्रस्ताव देने वाले हैं। 3 नामों में से एक को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। इसके अलावा आयुक्त का पद एक प्रमुख सचिव के पद के बराबर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए नौकरियों में आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज की।
दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ देने वाली मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने पिछले 3 अगस्त को थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ देने के लिए रिपक कंसल द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद और संबंधित सामग्री को रिकॉर्ड पर देखने के बाद हम रीट याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। इसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति S.K. कौल की पीठ ने कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपने मामले और उसके जैसे अन्य लोगों के मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अवसर खुला होगा। विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्गों ने कहा, सिर्फ पोलिंग बूथ ही नहीं, सभी जगहों को बनाए सुगम। दोस्तों, विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्गों ने सुलभ चुनाव सुविधाओं को परीक्षण के लिए रखा है। वे न केवल चुनावी मौसम के दौरान बल्कि अन्यथा भी पहुंच की तलाश करते हैं। जब वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकले थे तो उन्होंने पाया कि कई बूथों वाले कई मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर्स अपर्याप्त थे। एक हितधारक ने कहा, सेंट क्रूज में 5 बूथों के लिए 1 व्हील चेयर थी, जो एक स्पष्ट उदाहरण था। कुछ अन्य स्थानों पर व्यस्त समय के दौरान हमने पाया कि प्रति बूथ 1 व्हील चेयर अपर्याप्त थी और इसका कारण ये था कि 80 वर्ष से अधिक आयु वाले और बेंचमार्क विकलांगता वाले लोगों ने पोस्टल बैलेट का विकल्प चुना नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि इस श्रेणी के अलावा 60 साल से अधिक के लोग भी हैं जिन्हें व्हील चेयर की जरूरत पड़ सकती है, जिन्हें चलने या लंबी कतार में खड़े होने से मुश्किल हो सकती है। जो लोग लंबे समय तक खड़े नहीं रह सकते हैं, उनके लिए कुर्सियां भी अपर्याप्त थीं। जैसे ही कमियां बताई गईं, अनुरोधों भर का जवाब देना शुरू कर दिया। हितधारकों ने पाया कि पुराने रैंप, उदाहरण के लिए पुरानी गोवा पंचायत में, उचित विनिर्देशों के अनुसार नवीनीकरण और टूट-फूट के कारण क्षतिग्रस्त है। विकलांग राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य प्रकाश कामत ने कहा कि सरकार को इसे स्कूलों, पंचायत परिसरों और सरकारी कार्यालयों को स्थायी रूप से सुलभ बनाने के अवसर के रूप में लेना चाहिए और उन्हें सुलभता के आदर्श संस्थान बनाने के लिए धन निर्धारित किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव के बाद गोवा के मुख्य चुनाव अधिकारी पहुंच पर प्रतिक्रिया का अच्छा पोस्टमार्टम करेंगे। ये सभी संबंधित अधिकारियों को इसे गंभीरता से लेने के लिए मजबूर करेगा। इसे एक दिन का मामला समझ के खारिज नहीं करने के लिए संकेत भेजने में मदद करेगा। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्टाफ फैकल्टी की ओर से 12 फरवरी को लर्निंग डिसेबिलिटी एंड इंटरवेंशन पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय वर्कशॉप के कोऑर्डिनेटर थे श्री सौरभ राय। इस एक दिवसीय वर्कशॉप का संचालन सुबह 9:30 बजे से 2 बजे के बीच कराया गया। ये वर्कशॉप एमएड स्पेशल एजुकेशन के विद्यार्थियों के लिए और कॉमन ऑडियंस के लिए फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम की गई। इस वर्कशॉप में जिन स्पीकर्स ने पार्टिसिपेट किया उनमें नवलीन कौर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। इनके साथ श्री शिव कुमार गंगवार, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कोर्स कोऑर्डिनेटर, बीएड स्पेशल एजुकेशन, बिलासपुर यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़, और श्री शंकर लाल बिका, हेड ऑफ स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, ने भाग लिया। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद आइए अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट लाइफ विदाउट साइट का। लेकिन उस सेगमेंट से पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। हम अभी वापस आते हैं। मेरा नाम रिया है। मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ।
स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। चलिए अब प्रस्तुत है सेगमेंट लाइफ विदाउट साइट। आइए सुने इस सेगमेंट का दूसरा एपिसोड। इस सेगमेंट में दी जा रही सभी जानकारी लाइफ विदाउट साइट टीम की ओर से दी जा रही है। रेडियो उड़ान इनमें प्रदान की गई जानकारियों के लिए उत्तरदायी नहीं है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेगमेंट पसंद जरूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुताल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते जॉब अलर्ट्स। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। आवेदन पत्र जिन पदों के लिए किया जा सकता है उनमें शामिल हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 7 मार्च 2022 है। अप्लाई करने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.ssc.nic.in। आई रिपीट www.ssc.nic.in। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन 2021 के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिन प्रतिभागियों ने कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल 2021 के लिए इनरोलमेंट किया था, यानी अपने आप को नामांकित किया था, उनके एप्लीकेशंस में अगर कोई त्रुटि है या अगर वे कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, तो वे एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.nic.in पर जाकर अपनी एप्लीकेशंस में करेक्शन कर सकते हैं। वेबसाइट रिपीट की जाती है www.ssc.nic.in। दृष्टिबाधित लड़कियों के लिए काम कर रही एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक ज्योत में एक फीमेल कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता है। एक ऐसी फीमेल कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता है जो दृष्टिबाधित लड़कियों को कंप्यूटर सिखा सके। आरंभिक तौर पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को 15,000 रुपए मासिक वेतन व अकोमोडेशन की सुविधा प्रदान की जाएगी। जिन गुणों की आवश्यकता एक टीचर के रूप में इस पद के लिए की जा रही है: एक साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एफिशिएंसी इन वर्किंग विद स्क्रीन रीडर्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एक्सेट्रा। ज्यादा जानकारी के लिए आप danish.mahajan88@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जॉब अलर्ट्स के बाद अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। विशेष आवश्यकता वाले स्कूलों की ऑफलाइन कक्षाओं को फिर से शुरू करने की नीति का हो रहा है इंतजार।
नई दिल्ली में विकलांग महिला और पब कर्मचारियों के बीच हुआ बवाल। पब में एंट्री को लेकर छिड़ी बहस। गोवा ने मतदान बुनियादी ढांचे को बढ़ाया। विकलांग लोगों के द्वारा प्रबंधित किए गए 8 पोलिंग बूथ्स। CSR के तहत 30 रेलवे स्टेशंस को बनाया जा रहा है विकलांगों के अनुकूल। 79 RTI में मिली एक कहानी। पता चला तमिलनाडु में कितने विकलांग लोगों के पास है ड्राइविंग लाइसेंस। गोवा के विकलांगता अधिकार समूह ड्रैग ने परिवहन और पंचायत मंत्री मोविन गुडिनो के खिलाफ दर्ज कराई है शिकायत। राजस्थान में निःशक्त जनों के लिए आला अधिकारी की नियुक्ति से छिड़ा विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए नौकरियों में आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज की। विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्गों ने कहा, सिर्फ पोलिंग बूथ ही नहीं, सभी जगहों को बनाए सुगम।